Good afternoon, students. क्लास 10 हम लोग कृतिका भाग 2 के पाठ सना सना हाथ जोड़ी पढ़ रहे थे। इस पाठ के को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग हमने कल पढ़ा था, जिसमें लेखिका मधु कंगारिया जो है वो पहाड़ी इलाके की यात्रा कर रही है और अपनी इस यात्रा को उन्होंने यात्रा वृतांत के रूप में से लिखा है। और इसमें उन्होंने गंगटोक जो किस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। लेखिका बताती है कि गंगटोक में वो बहुत एक सुंदर शहर है। यहाँ की सुबह और शाम और रात तीनों समय प्रकृति अपने सौंदर्य पर रहती है। तीनों समय होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। लेखिका का जो पड़ाव होता है वो लॉन्ग यू में वो अपना पड़ाव डालती है, रात में वहाँ पर रुकती है क्योंकि आगे उन्हें अगले दिन उन्हें आगे बढ़ना था। तो लॉन्ग यू की सुबह लेखिका बताती है कि बेहद शांत और सुरमय थी। वहाँ अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका को उम्मीद थी कि वहाँ पर उन्हें बर्फ मिलेगी। लेखिका जब ये पहाड़ी इलाके में हिमालय की तरफ वो जा रही है तो लेखिका को बर्फ देखने की बड़ी इच्छा थी और ये पूरी आशा से कि यहाँ पर उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, पर उनकी उम्मीद वो पूरी नहीं होती है। अप्रैल के शुरुआती महीने में वहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। स्नोफॉल मतलब बर्फ का गिरना, ठीक है, उसमें वो कमी होती जा रही है। और वो बताता है कि यदि लेखिका कटाव चली जाए तो ज़रूर वहाँ पर बर्फ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है ये। लेखिका यहाँ पर कटाव और स्विट्ज़रलैंड से इसका ये कंपेयर कर रही है, उसको तुलना कर रही है, क्योंकि लेखिका स्विट्ज़रलैंड की यात्रा कर चुकी थी और इसलिए उनको कटाव में और स्विट्ज़रलैंड में कोई अंतर नजर नहीं आता। वो कहती है कि कटाव वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है। अब सभी कटाव की ओर चल पड़े क्योंकि अगला पड़ाव इनका कटाव था। कटाव का रास्ता बड़ा ही खतरनाक था और ऊपर से धुंध थी, रास्ता साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। रास्ते में फिसलन भी थी। लेखिका अपने साथियों के साथ में जीप से आगे बढ़ती जा रही थी और इनके ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे थे। वे रास्ते में लेखिका को और उनके साथियों को जगह जगह के बारे में भी बताते जाते हैं। तो लेखिका अपने साथियों के साथ जीप में आगे बढ़ती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद धुंध भी छट गई और सन्नाटा भी। दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। सूर्य के प्रकाश से चांदी से चमकते पहाड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे क्योंकि इनमें बर्फ से ढके थे ये। और बर्फ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था तो ऐसे लग रहा जैसे वो चांदी की तरह चमक रहे हो। जब लेखिका और आगे बढ़ती है तो देखती है कि साबुन के झाग की तरह सब और बर्फ गिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि लेखिका को भी बर्फ देखने की काफ़ी इच्छा थी। तो
जो बर्फ के जो हल्के हल्के जो बूंदे थी वो ऐसे लग रहा था जैसे वो साबुन के झाग है, हल्के फुल्के से, और वो जो है वो चारों तरफ बिखर रहे थे, यानी बर्फ गिर रही थी। बर्फ को देखकर सारे यात्रियों में एक उत्साह सा आ गया और सभी सैलानी जल्दी जल्दी अपनी जीप से उतरकर बर्फ पर खेलने लगे। लेखिका उस अद्भुत दृश्य को अपने मन में बसा लेना चाहती थी। लोग जो है उस परिदृश्य का जो है अपने कैमरे में कैद करने लगे, लेकिन लेखिका जो है वो फोटो खींचने की जगह जो है उस दृश्य को अपने मन में उतार लेना चाह रही थी। ठीक है, और वो जो है लोग वहां पर जो है दनादन फोटो खींच रहे थे, लेकिन लेखिका जो है उस दृश्य को देखकर उनका मन जो है आत्मविभोर हो जाता है और वो चुपचाप जो है उस दृश्य को अपने मन में उतारने लगी। लेखिका सोचती है शायद ही ऐसी ही आत्मविभोर कर देने वाले वातावरण में ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः मीन सभी कोई सुखपूर्वक रहे का महामंत्र पाया होगा। लेखिका की सहेली मणि कहती है कि कहती है कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल को संग्रह कर लेती है और गर्मियों में इसी बर्फ को पिघलाकर पानी के लिए त्राही त्राही जब मची होती है तो ये बर्फ जो है पिघल कर जलधारा बनती है और हमारे सूखे गले को तरावट पहुंचाती है, गीला करती है, हमारी प्यास बुझाती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ये प्रकृति के द्वारा किया गया जो है जल संचय है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए उनका सफर आगे बढ़ता जा रहा था। आगे लेखिका को फौजी छावनियां नजर आई, क्योंकि यहाँ पर चीन की सीमा थी, आगे चीन की सीमा थी और ये जो है भारत और चीन का बॉर्डर था। तो थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। यहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं, हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडी। इतनी अधिक ठंड में भी हमारे फौजी, हमारे सैनिक जो है देश की सीमा पर, देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर तैनात है और पहरा दे रहे हैं। हम शहर में रहते हैं, हल्की सरकी ठंडी में ही जो है हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में जहाँ पर माइनस से भी 15 डिग्री कम, सारे शरीर को, सारे हड्डियों को कपा देने वाली ठंड में भी हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा पर तैनात है। जब लेखिका उनसे बात करती है और उनकी इस तकलीफ के बारे में पूछती है तो उन्होंने उदास हंसते हुए जवाब दिया कि आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम सब यहाँ पर पहरा देते हैं। हम मतलब नागरिक, सारे भारत के नागरिक। एक फौजी छावनी पर लेखिका ने लिखा देखा, गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। पढ़कर लेखिका का मन उदास हो गया। पूरा सफर मन में हलचल मचाने वाला था। वहाँ के वातावरण को देखकर, सैनिकों की कठिनाइयों को देखकर लेखिका का मन जो है वो विचलित हो जाता है।
जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, लॉन्गयुंग से युंगथाम की ओर चल पड़े। युंगथाम पहुंचने पर उन्हें निराशा ही मिली और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल कहीं से कहीं ज़्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफ़र। जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको कुछ निराशा ही होती। जिस तरह की प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ़ से ढके पहाड़ या बर्फ़ गिरती हुई देखने की आशा थी, लेकिन वो आशा वहाँ पर उनकी पूरी नहीं होती। लेकिन फिर भी जो मंजिल की तरफ बढ़ने वाला जो सफ़र था वो काफ़ी रोमांचकारी था। कटाव की हिम शिखरों को देखने के बाद युमथाम थोड़ा फीका लग रहा था। क्यों? क्योंकि कटाव जो है युमथाम से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर यानी युमथाम में एक चिप्स बेचती, आलू के चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है पहले एक अलग देश था, पर आज वह भारत का अविभाज्य प्रदेश बन गया है। वहाँ से आगे जब लेखिका आगे बढ़ती है, मतलब वहाँ से जब ये लोग लौटते हैं, युमथाम से जब लौटते हैं, तो लौटते समय जो है उन्होंने वहाँ पर गुरु नानक जी के पद चिन्हों को भी देखा। गुरु नानक जी की थाली से छिटक कर जो चावल गिरे थे, उसी से वहाँ चावल की खेती होती है। खेदुम नाम के एक जगह के बारे में लेखिका को वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने नहीं, मतलब सॉरी, उनके गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है देवताओं का वास माना जाता है और यहाँ जो गंदगी फैलाता है उसे काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। उनके गाइड ने ये भी बताया कि यहाँ के लोग पहाड़ों, नदियों, झरनों की पूजा करते हैं, उसे गंदा नहीं करते। लेखिका की सहेली मणि ने लेखिका को बताया कि यहाँ के कुत्ते जो हो वो चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जब पूर्ण चांद होता है तभी भौंकते हैं। जिस तरह से चांदनी रात में समुद्र की लहरें जो है ऊंची ऊंची, ज्वार भाटा आ जाता है उसमें, और लहरें जो है वो चांद की तरफ आकर्षित हो जाती है, ऊंची ऊंची लहरें निकलती है। ठीक उसी तरह से जब चांदनी रात होती है तभी जो है वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं, वरना ऐसे नहीं। तो लेखिका बताती है कि गंगटोक का असली नाम गंगटोक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पर अब उसे और उन्नत, उसमें और जो है तब्दीली लाई गई, उसमें और काफ़ी बदलाव किया गया ताकि टूरिस्ट जो है इस तरफ आकर्षित हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक, टूरिस्ट आए। तो ये क्या है, जो टूरिस्ट जो आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, तो ये किसी भी क्षेत्र की आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोगों के, पहाड़ी लोगों के जो आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर सरकार द्वारा इस टूरिस्ट स्पॉट को और भी सुंदर और आकर्षित बनाने का प्रयास कर रही है। अब लेखिका वापसी के लिए निकल पड़ी थी। साथ ही वे ये भी सोचती है कि रास्ते अभी बने नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और संकरे संकरे रास्ते हैं
और वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं इसे बनाने की, रास्तों को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए औरतें जो पत्थर तोड़ रही है वो इन रास्तों को चौड़ा कर रही है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो, कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी सहूलियत के लिए। तो नए नए रास्तों के स्थानों की खोज जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मनुष्य जो है प्रकृति में बिखरे हुए अनेक ऐसे अछूते स्थलों को, सौंदर्यपूर्ण स्थलों की खोज करता है। ठीक है, और इसी का नाम सौंदर्य है। लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन किया मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हमारे आंखों के सामने हो। लेखिका बताती है कि ये जो शहर है, गंगटोक शहर है, वो बादशाहों का शहर है, मेहनत कश बादशाहों का शहर है। ये वृत्तांत लेखिका ने आत्मकथा शैली में लिखा है। लेखिका का कहना है कि प्रकृति की अनमोल धरोहर को हमें बचाकर रखना चाहिए। ये प्रकृति पल पल हमारा उपकार ही करती है। प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण से जो है हमारा ज्ञान ही बढ़ता है। लेखिका बताई थी कि प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण से मनोरंजन और ज्ञान और अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ हम लोग वहाँ की भाषा या अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं, किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो हम वहाँ की भाषाओं के शब्दों को सीखते हैं और अपनी भाषाओं की छाप वहाँ के लोगों पर छोड़ कर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भाषाओं का आदान प्रदान भी होता है। हमारी सोच अपने सीमित दायरे से निकलकर विस्तृत हो जाती है। हम सारे प्रकृति से जुड़ जाते हैं, सारे लोगों से जुड़ जाते हैं। इस पाठ में एक जगह प्रकृति के प्रति संवेदना को भी दर्शाया गया है। जैसे वहाँ के लोग कहते हैं कि हम प्रकृति को गंदा नहीं करते। यदि हम प्रकृति को गंदा करेंगे तो ईश्वर हमें इसका दंड अवश्य देगा। वे पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के कल्याणकारी रूप को बचाना ही होगा, उसका सम्मान करना ही होगा। इस पाठ को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि गंगटोक एक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही वहाँ के लोग, गंगटोक के लोग जो है निश्चल है, उनमें कोई कपट छल नहीं है, बहुत ही सीधे सादे सरल है और सबसे बड़ी बात है वो बहुत मेहनती भी है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से गंगटोक में रहने वाले जो लोग हैं वह भी मेहनत कश है, कठिन परिश्रम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये पाठ जो है आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगली कक्षा में जो है हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर को करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो है क्लास यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।